हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं आषाढ़ का एक दिन नाटक का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले 2 पार्ट जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज ये पार्ट 3 है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मल्लिका, मुझे मधु की आवश्यकता नहीं है। हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम, ऐसा है? अच्छा। अंबिका क्षण भर को सोचता सा खड़ा रहता है, फिर कंधे हिलाकर चल देता है। द्वार के पास से फिर मुड़कर पड़ता है। कभी मधु की आवश्यकता हिलाकर चल देता है, द्वार के पास से फिर मुड़कर पड़ता है। कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच नहीं करना, ओंठ सिकुड़कर दोनों को देखता है, फिर चला जाता है। मल्लिका क्षण भर सिर झुकाए भार से दबी सी खड़ी रहती है, फिर अपने को झटक कर अंदर की ओर चल देती है। अंबिका की मुख मुद्रा आवेश से हताश और हताशा से आर्द्रता में बदल जाती है। उसकी दृष्टि मल्लिका पर स्थिर रहती है। अंबिका, मल्लिका, मल्लिका माँ। अंबिका उठकर धीरे धीरे उसके निकट चली जाती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। मल्लिका उसके बक्ष में मुंह छिपाकर, उसका सारा शरीर उद्वेग से कांपता है, परंतु कंठ से रुलाई का शब्द सुनाई नहीं देता है। अंबिका की आंखें मूंद जाती हैं और वे उसके कांपते हुए शरीर पर हाथ फेरती रहती है। फिर वे अपने होंठों और गालों से उसके सिर को दुलारते लगती है। अंबिका, अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने? मल्लिका, उसके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, सिसकती रहती है माँ, इनसे कहो। मल्लिका, आर्य विलोम, मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ से चले जाएं। सहसा घोड़े के टापों का शब्द पास आकर दूर चला जाता। मल्लिका ऐसे हो जाती है जैसे उसकी वाणी खो गई है। विलोम धीरे से झरोखे के पास मुड़ता है। विलोम चला जाता है। कंठ से हल्का व्यंग्यात्मक हंसी का स्वर निकलता है। नहीं चाहता कि मेरे कारण यहाँ कोई अयश्चित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु क्या आश्चर्य स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये जान सकता हूँ। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या आश्चित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका ओंठ को काटती है। अंबिका, मैं जानती थी, आज नहीं तब से जानती थी। वे आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता है। मल्लिका जैसे उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है, धीरे धीरे आसन पर बैठ जाती है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं, मुझे प्रसन्नता है कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना। ये अब अंबिका के कथन है। उन्मादी सी हंसी हंसती है, जिसके साथ ही खांसी उठ जाती है। विलोम, किंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः ये मित्रता एक और से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा, और फिर समान ही समान से मित्रता होती है। मल्लिका सहज खड़ी होती है, अपनी आंखों से हताश की कठोरता व्यक्त करती है। मल्लिका, आर्य विलोम, मैं फिर कह रही हूँ, आप यहाँ से चले जाएं, अन्यथा वास्तव में यहाँ पर एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम, ऐसा है? तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे साथ स्वास्थ्य की मुझे बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन तुम किया करो। अंक 3 आता है। फिर कुछ वर्षों के बाद, पर्दा उठने के बाद कई वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द जो है वो सुनाई देता है। पर्दा उठने पर वही प्रकोष्ठ, एक टिमटिमाता दीपक जल रहा था। प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से बहुत परिवर्तन लक्षित होता है। हर वस्तु जर्जर और अव्यवस्थित है। कुंभ केवल एक है और उसका भी कोना टूटा हुआ है। आसन अपने स्थान से हटा हुआ है और उस पर अब बाग छाल नहीं है। दीवारों पर से स्वास्तिक चिन्ह के लगभग बुझ चुके हैं। चूल्हे के पास केवल 2-1 बर्तन है जिन पर स्याही चढ़ी हुई है। एक कोने में फटे हुए मैले बस्तर जमा है। चार और विचित्र अराजकता व्यापक प्रतीति होती है। प्रकोष्ठ में कोई नहीं है। मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। चार और दृष्टि डालकर वे एक लंबी सांस लेता है। नकारात्मक भाव से सिर हिलाकर प्रकोष्ठ के मध्य में जो है वो बैठ जाता है। मातुल, मल्लिका, अंदर से मल्लिका का स्वर सुनाई देता है। मल्लिका, कौन है? मातुल, मैं हूँ मातुल। देखो वर्षा ने मातुल की क्या गति की है। अपने सिर से और वस्त्रों से पानी निचोड़ने लगता है। मल्लिका अंदर का द्वार खोल कर आती है। उसके वस्त्र फटे हुए हैं, रंग पहले से काला पड़ गया है और आंखों का भाव भी विचित्र लगता है। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में भी प्रकोष्ठ की सी जीर्णता व्याप्त प्रतीत होती है। किवाड़ खुलने पर अंदर का जो भाग दिखाई देता है, वहां अवतल्प के स्थान पर एक टूटा हुआ सा पालना रखा है। मल्लिका बाहर आकर किवाड़ बंद कर देती है। मल्लिका, अरे मातुल, आप इस वर्षा में? मातुल, इस वर्षा में वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं थी। सोचा
जो हो मातुल के लिए आज भी तुम वही मल्लिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा तो मेरे लिए काल हो रही है, ये आपको पक्का आएगा आषाढ़ की वर्षा। हेलो। पहले जब दो पैरों से चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब ये स्थिति है कि बैसाखी आगे को रखता हूँ तो पैर पीछे को फिसल जाता है, और पैर आगे को रखता हूँ तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है। ये जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी गांव छोड़कर ना जाता। अब पीछे से मेरा घर भी उन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि कहीं मेरा पैर जमता ही नहीं। इन चिकने शिलाखंडों से तो वह मिट्टी ही अच्छी थी जो पैर को पकड़ती तो थी। मैं तो इस घर के रहते हुए गृहहीन हो रहा हूँ, ना बाहर रहने को बनता है ना अंदर रहता हूँ। इन श्वेत शिलाखंडों के दर्शन से मुझे बहुत प्रासाद स्मरण हो आता है, जहाँ फिसल फिसल कर एक पैर तोड़ आया हूँ। मल्लिका, खड़े रहने में आपको कष्ट होगा, आसन ले लीजिए। मातुल आसन के निकट जाकर बैसाखी रख देता है। मातुल, मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकर स्थिति संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं। सब कहता हूँ, सच कहता हूँ मल्लिका, मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि प्रतिहारी मेरे पीछे चल रहे हैं या मैं प्रतिहारियों के पीछे चल रहा हूँ। और इससे भी कष्टकर स्थिति ये थी कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन होता था, वे मेरे सामने सिर झुका देते थे। मेरे सामने? बताओ मातुल, मैं ऐसा क्या है कि जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल, ना देवी है, ना देवता है, ना पंडित है, ना राजा है। क्यों कोई सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे हुए वस्त्रों तक की वंदना करने को प्रस्तुत थे। और मैं बार बार अपने को छू कर देखता था कि मेरा शरीर हाड़ मांस का ही है, चिकने पत्थर का हो गया है, जैसे मंदिरों में देवी देवताओं का होता है। ये मातुल हैं जो मल्लिका से कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ आकर मुझे सबसे बड़ा सुख यही है कि कोई झुककर मेरी वंदना नहीं करता, और ना मुझे भ्रम होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ कि प्रतिहारी आगे चल रहे हैं। केवल ये वर्षा मुझसे नहीं सही जाती। मल्लिका, आपको वस्त्र सुखाने के लिए आग जला दूँ? मातुल चूल्हे की ओर देखता है और फिर चारों ओर दृष्टि डालता है। मातुल, तुमने घर की क्या अवस्था कर रखी है? पुनः नकारात्मकता भाव से सिर हिलाता है। अंबिका के ना रहने से घर में कोई व्यवस्था नहीं रही। जिधर देखता हूँ अराजकता दिखाई देती है। ये ठीक है कि प्रिया गुमंजरी ने तुम्हारे लिए कुछ वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी, जो तुमने लौटा दी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मल्लिका, मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। मैले वस्त्रों के पास जाकर उसके नीचे से भोजन पत्र बनाए हुए ग्रंथों को निकाल लेती है और उसकी धूल झाड़ने लगती है। मातुल, और तुम्हारे घर के परिसंकार के लिए भी उसने स्थपतियों से कहा था। मैंने किसी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं समझी। ग्रंथ को रखने के लिए इधर उधर स्थान देखती है, फिर उसे मातुल के निकट आसन पर रख देती है। आपके लिए आग जला दूं? मातुल, नहीं, वर्षा थम रही है। उठकर बैसाखिली झरोखे के पास चला जाता है। बहुत हल्की हल्की बूंदें हैं, किसी तरह घसीटता हुआ घर तक पहुंच जाऊं, बस जाकर वस्त्रों को सुखाऊंगा। कहीं फिर धारासार बरसने लगा तो बस। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना? मल्लिका गंभीर और स्थिर दृष्टि से उसकी ओर देखती है। मल्लिका, मैं घर में रहती हूँ, कहीं के समाचार कैसे सुन सकती हूँ? मातुल, मैंने सुना है, विश्वास तो नहीं होता किंतु होता भी है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। जितना संभव है ऐसा ना हो, उतना ही संभव है ऐसा भी हो, और ये भी संभव है कि जो ना हो। मल्लिका अप्रतिम सी उसकी ओर देखती है। मल्लिका, परंतु समाचार क्या है? मातुल, समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर की विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही हैं। कहीं वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मल्लिका, उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है और अब वे पुनः उज्जैनी चले गए हैं? मातुल, नहीं, उज्जैनी नहीं गया है। वहाँ के लोगों का तो विश्वास है कि उसने संन्यास ले लिया और काशी चला गया है। भाई याद रखना है कि काशी है ना, परंतु मुझे विश्वास नहीं आता, उसका राजधानी में इतना मान है। यदि कश्मीर में रहना संभव नहीं था तो उसे सीधे राजधानी में चले जाना चाहिए था, परंतु असंभव भी नहीं है। एक राजनीति जीवन, दूसरे कालिदास। मैं आज तक इन दोनों में से किसी एक की ही धुरी को नहीं पहचान सका। मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ मैं समझ पाता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, और जब उस विपरीत तक पहुँचने लगता हूँ तो सत्य उस विपरीत से विपरीत हो जाता है। अतः मैं जो कुछ समझ पाऊँ वह सदा मिथ्या होता है।
इससे अब तुम निष्कर्ष निकाल लो कि क्या सत्य हो सकता है कि उसने संन्यास ले लिया या नहीं। मैं तो यही समझता हूँ कि उसने संन्यास नहीं लिया, इसलिए सत्य यही होना चाहिए कि उसने संन्यास ले लिया है और अब वे काशी चला गया है। मल्लिका शासचंद से ग्रंथ को उठाकर वक्ष से लगा लेती है। मल्लिका, नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता, मेरा हृदय इस बात को स्वीकार नहीं करता। मातुल, मैंने तुमसे कहा था कि मैं जो कहूँगा वे कभी सत्य नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। वे काशी गया है तो भी झूठा हूँ, नहीं गया है तो भी झूठा हूँ, ये तो ठीक है। बैसाखी पटकता हुआ चला जाता है। मल्लिका अपने से गुम सी आसन पर बैठी रहती है और पुनः ग्रंथ को देखती है। मल्लिका, नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की थी। ग्रंथ को हाथों में लिए हुए दोनों बाहों को सीधे कर लेती है और अभियोगपूर्ण दृष्टि से देखती है। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा वर्तमान रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने पास से हटने नहीं दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ। मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। ग्रंथ को घुटनों पर रख लेती है। और आज तुम मेरे जीवन को इस प्रकार सर्वथा निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। तुम जीवन को मेरी दृष्टि से क्यों नहीं देखते। ग्रंथ को आसन पर छोड़कर झरोखे के पास चली जाती है और बाहें पीछे किए हुए झरोखे से टेक लगाकर देखती है। जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं, मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। तीव्र गति से अंदर के द्वार के पास जाकर किवाड़ खोल देती है और पालने की ओर संकेत करती है। इस जीवन को देखते हो, पहचान सकते हो, ये मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं इसको सेवा शुश्रूषा करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह कोई नहीं हो सका और अभाव के कोष्ठ में ना जाने कौन कौन आकृतियां हैं। जानते हो मैंने अपना नाम खोकर एक विशेष उपार्जित किया है और अब मैं नाम नहीं केवल विशेषण हूँ। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में ये अपवाद है कि तुम्हारा बहुत सा समय वीरांगनाओं के सहचर्य में व्यतीत होता है, परंतु तुमने वीरांगना का ये रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी प्रकार पर्वत शिखर पर जाकर मेघ मालाओं को देखती हूँ, उसी प्रकार ऋतु संहार और मेघदूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो। आसन पर कोहनियाँ रखकर बैठ जाती है। नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि दोष गुणों के समूह में उसी प्रकार छिप जाता है जैसे इंदु की किरणों में कलंक। ये भी भैया इंपॉर्टेंट है, ये कालिदास का कथन है। ये मेघदूत की पंक्तियां हैं। परंतु दारिद्र्य छिपता है, 100 गुणों में से कभी नहीं छिपता। नहीं छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है। परंतु मैंने ये सब सह लिया इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बने रहो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम में देखती थी। और आज ये सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोध से इस प्रकार वंचित कर दोगे। बिजली कौंदती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। वही आषाढ़ का दिन है, इसी प्रकार मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में मैं हूँ, परंतु फिर भी पुनः बिजली कौंदती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है। ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास राजकीय वस्त्रों में, परंतु क्षत विक्षत सा द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से संभ्रम उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास एक पग अंदर रखता है। मल्लिका जड़वत उसे देखती रहती है। कालिदास, संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी प्रकार देखती रहती है। कालिदास अंदर आकर प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालता और आसन की ओर चल जाता है। और ना पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूँ, और सब सच कहूँ तो वे व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं भी नहीं पहचानता। तुम इस प्रकार जड़वत क्यों खड़ी हो। मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका जाकर किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी 2-3 पग ऊपर उठाती है। मल्लिका, आश्चर्य, मुझे ये विश्वास ही नहीं होता कि तुम हो और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हूँ कि तुम भी वह नहीं रही, सब कुछ परिवर्तित हो गया है। ये संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में ही हुआ है। मल्लिका, क्या करूं, मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है, ये यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका हुआ, हारा हुआ,
यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूँ। मल्लिका, तुम बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो ना होंगे, पर मैं। कालिदास, मेरे भीगने की चिंता ना करो। जानती हो, इस तरह भीगना ही भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है। बहुत वर्षों के बाद भीगा हूँ। अब अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया हूँ। कई दिन ज्वर कांत रहा हूँ, परंतु इस वर्षा से जैसे थकान मिट गई हो। मल्लिका 2-3 पग निकट चली जाती है। मल्लिका, बहुत थक गए हो। कालिदास, बहुत थक गया था, अब भी थका हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। मल्लिका, तुम वस्तुतः पहचाने नहीं जाते। कालिदास कई क्षण उसे देखता रहता है, फिर हल्की सी अवसादपूर्ण हंसी के साथ उठकर झोंके की ओर चला जाता है। कालिदास, और तुम ही कहाँ पहचानी जाती हो। ये घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सबका सब वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों। स्थान कुछ भी हो, यथा स्थान नहीं है। तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है। मल्लिका, मैंने नहीं बदला है। कालिदास जैसे जाकर उसकी ओर देखता है। कालिदास, जानता हूँ कि तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने ये नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चल था, परंतु आज वे सब अपरिचित सा लग रहा है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूँ कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदलता जितना मेरी दृष्टि बदल गई। मल्लिका, थके हुए हो, बैठ जाओ। तुम्हारी आंखों से लगता है तुम स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर घूमने के अंतर यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया, आज उसी के कारण से आया हूँ। मल्लिका, आर्य मातुल ने आज ही बताया था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभु सत्ता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हो जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्र गुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के क्लेबर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे उस सूत्र की ओर खींचता रहा, जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वे यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप में और आकार का स्मरण है। कुंभ, बाघ, छाल, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियाँ और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप मैंने देखा था, वे आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा कि कभी भी मैं यहाँ लौटकर आऊँ, सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित भाव से उस ओर देखते। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है, पर उसे वे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कह रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, बस चला जाएगा। बाहर से आगंतुक मदिरा उन्मत्त स्वर में झकलाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है, हर समय द्वार बंद है। कालिदास, कौन था ये। मल्लिका, मैंने कहा ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा के दिन में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता हो सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, मुझे लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह ये भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हुए हो, अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती। कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा। मल्लिका, और बहुधा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंबिका ठीक कहती थी। परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुम्हें मिलने के लिए नहीं आया, क्योंकि भय था। तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देती। मैं उनसे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था तुम पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी इस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में विपरीत भाव नहीं आएगा, और मैं ये आशा लिए हुए चला गया कि एक कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह कह सकूँगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूँगा। ये नहीं सोचा था कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध होता है। लोग सोचते हैं कि मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूँ मैंने वहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वे यहाँ के जीवन का संचय है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है, और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और विरह वर्मदिनी यक्षिणी तुम हो।
यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें उज्जैनी में देखने की कल्पना की है। अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के रूप में मैं तुम्हें मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप भी मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है। भाई देख लेना, पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है। मल्लिका दोनों हाथों में मुंह छिपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। मैं चाहता हूँ तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था। मल्लिका, वे सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र में लिपटे हुए पन्ने कोने से उठा लाती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलटकर देखता है। कालिदास, मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रीतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शकुंतलम की प्रीतियां कुछ मास पूर्व ही मुझे मिल पाई। कालिदास, तुम्हारे पास सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या? मल्लिका, उज्जैनी के वसाई कभी कभी इस मार्ग से होके जाते थे, उनसे ले लेती थी। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था, ये कारण ये था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्सना का जीवन व्यतीत करने के अंतर उस प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन ही मन यह आशंका थी कि वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें ये बहुत अस्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः इसमें कहीं उन सब के प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी, मेरा उपहास उड़ाया था। परंतु मैं ये भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा था कि न्यूनता उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका और ना ही सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान मिला, जो मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के वही वातावरण जीवन स्वाभाविक हो सकता है, परंतु मेरे लिए नहीं। एक राज्य अधिकारी का कार्य क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता था कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में उस क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल क्षेत्र में मुझे रहना चाहिए थे उससे हट आया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली हुई क्षितिज रेखा पर पड़ती, ये अनुभव मुझे चुभता कि उस विशाल से दूर हो गया हूँ। मैं अपने को सहारा देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्रों में अपने को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं परिस्थितियों के हाथों बनता और प्रेरित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वे कल कभी नहीं आया और धीरे धीरे खंडित होता चला गया। और एक दिन मैंने अनुभव किया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वे व्यथित नहीं हूँ जिसका उस विशाल के साथ संबंध था। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि ये प्रदेश, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएं और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेंगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ। मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था कि तुम्हारी आंखें अस्थिर मन को स्थिर कर देंगी। मैं बचना चाहता था। मल्लिका, ये देखो, ये पत्र मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें ये भेंट दूंगी, कहूंगी कि इन पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये भेंट यहीं पड़ी रह गई। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझसे कहते हो संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूं? स्थान 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 पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है कि तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पृष्ठ स्वेद कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों से इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ग्रीष्म की धूप ने हल्के हल्के रंग, हेमंत की पत्र धुली और इस पर सीलन की ये पृष्ठ अब भी कोरे कहाँ है? मल्लिका, इन पर महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के एक महाकाव्य की। इन पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? परंतु इससे आगे भी तो जीवन शेष है।
हम फिर अब से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्चे के घुनघुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहकर उद्गित उठती है पूर्व और चल देते। कालिदास हतभृत सा देखता है। कालिदास मल्लिका मल्लिका रुक कर उसकी ओर देखती है। कालिदास किसके रोने के शब्द हैं ये? मल्लिका ये मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा झोंके के पास से हटता है। कालिदास तुम्हारा वर्तमान? कोई द्वार खटखटाता है, फिर तीव्र आघात से अपने आप खुल जाता है। ड्योढ़ी से विलोम के मध्योत्पन्न आकृति दिखाई देती है। वस्त्र कीचड़ से लथपथ हैं, वे झूलता सा अंदर आता है। विलोम भीगे दिन में फिसलन गिरे और गिरे खाई में। कितने बार कहा है भैया विलोम बहुत ऊंचे मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम क्यों मानने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए, फिर आए तो फिर द्वार बंद, फिर लौट कर जाते हो तो क्या होता है? आज का दिन है ऐसा कि कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसा हो जाता है जैसे कि वे सूक्ष्म पदार्थ का अध्ययन कर रहे हो। ना जाने आंखों का क्या हो गया है, कभी अपरिचित आकृतियां भी परिचित जान पड़ती हैं। कभी ये आया हुआ था भैया, HPSC के एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न आया हुआ था। ये मैं बहुत देर से इसको ढूंढ रही थी, फाइनली मुझे मिल गया है। ये विलोम का कथन है। चलो फिर से देखें इसको थोड़ा सा, विलोम विलोम है कि भीगे दिन में फिसलन, है ना? ये विलोम का कथन है, ठीक है। यहाँ से देखो इसको कि कालिदास को देखकर बोलते बोलते रुक जाता है। दृष्टि का भाव ऐसे हो जाता है जैसे किसी बहुत सूक्ष्म पदार्थ का अध्ययन कर रहा हो। ना जाने आंखों को क्या हो गया, कभी अपरिचित आकृतियां भी परिचित जान पड़ती हैं, कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती। ये विलोम का कथन है भैया, विलोम का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना, आने वाले एग्जाम में आपको प्रश्न बनेंगे, पूरा सुन लेना इसको, ठीक है। अब ये इतनी परिचित आकृति है और इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी हुई है और व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? मल्लिका अंदर से आती है और विलोम को देखकर द्वार के पास खड़ी हो जाती है। कालिदास आकृति बहुत बदल गई है परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। विलोम स्वर भी परिचित और शब्द भी। आंखें स्थिर करके देखने का प्रयत्न करता है, फिर सहसा अट्टहास करता है। तो तुम हो, तुम! गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा थी, आओ। उसकी ओर बाहें बढ़ाता है परंतु कालिदास उसके सामने से हट जाता है। गले नहीं मिलोगे, मेरा शरीर मैला है इसलिए, या मुझसे घृणा है? परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना कि इस दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। नहीं कहा था? मैंने इन वर्षों में उसका निकटता में अंतर नहीं आने दिया। मैं तो समझता हूँ कि अब हम एक दूसरे के और भी निकट हो गए हैं। क्यों मल्लिका, ठीक नहीं कहता? तुम यहाँ स्तभित सी क्यों खड़ी हो? विलोम इस घर में अब तो आ जा सकता है, अतिथि नहीं है। अब तो वे अधिकार से आता है। नहीं, अब तो वे इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य कर सकता है। नहीं कहोगे कि कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी मुझसे इस घर में ही भेंट हुई थी और आज भी यही भेंट हुई है, परंतु सच मानो ये आकस्मिक बात नहीं है। तुम जब भी आते हमारी भेंट यही होती। तुमने अभी तक कालिदास का आतिथ्य या आयोजन नहीं किया। वर्षों के अंतर एक अतिथि घर में आए हैं और उसका आतिथ्य ना हो। तुम जानते हो कालिदास को इस प्रदेश के हिरण शावकों से कितना मोह है। एक हिरण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बच्ची को अभी नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हिरण शावक से कम सुंदर नहीं हैं, विलोम कहता है। और जानते हो अष्टवक्र क्या कहता है? कहता है मल्लिका सहसा आगे बढ़ती है। मल्लिका आर्य विलोम। विलोम हल्की सी हंसी हंसता है। विलोम, तुम नहीं चाहते कि कालिदास ये जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है, परंतु मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा था कि संभव है कालिदास की ही देखकर बता सके कि उसकी बात कहाँ तक सच है। क्या सचमुच बच्चे की आकृति विलोम से मिलती है या माता से? मल्लिका हाथों से मुंह छिपाए आसन पर बैठ जाती है। विलोम कालिदास के निकट जाता है। चलो देखोगे? कालिदास, यहाँ से चले जाओ। विलोम, विलोम, चला जाऊं? इस घर से या ग्राम प्रांतर से ही? सुना था शासन बहुत बली होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होता है। कालिदास, मैं कह रहा हूँ इस समय यहाँ से चले जाओ। विलोम, क्योंकि तुम यहाँ लौट आए हो, क्योंकि वर्षों से छोड़ी हुई भूमि आज फिर तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है, क्योंकि तुम्हारे अधिकार शाश्वत हैं, जिसे तुम्हें बाहर जीवन की गति ही नहीं, तुम ही तुम हो और कोई नहीं। परंतु समय निर्दयी नहीं है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं। वे धूप और नैवेद्य लिए घर की दहली पर रुका नहीं रहा, उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है। तुम्हें उसके निर्माण की वितृष्णा होती है, क्योंकि तुम जहाँ अपने को देखना चाहते हो वहाँ नहीं हो।
तुम चाहते हो इस समय मैं यहाँ से चला जाऊँ? मैं चला जाता हूँ। इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि तुम आज यहाँ अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना चाहिए। देखना मल्लिका, आतिथ्यों में कोई न्यूनता ना रहे। जो अतिथि वर्षों के बाद घर आया हो, वे आगे जाने कभी आए या नहीं आए। अर्थपूर्ण दृष्टि से कालिदास की ओर देखता है और चला जाता है। मल्लिका मुंह से हाथ काटकर कालिदास की ओर देखते हैं। कुछ क्षण दोनों ही मौन रहते हैं। मल्लिका, क्या सोच रहे हो? कालिदास झरोखे के निकट। कालिदास, सोच रहा हूँ कि वे आषाढ़ का एक ऐसा कि वह आषाढ़ का ऐसा ही एक दिन था, ऐसी ही घटा के मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था। मैंने घाटी में एक आहत हिरण को देखा था और उठाकर यहाँ ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। मल्लिका, और भी तो कुछ सोच रहे हो? कालिदास, और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वैसा ही है, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग वही है, वायु की नमी वही है, वातावरण की ध्वनियाँ वैसी हैं। मल्लिका, और कालिदास, और की वही चेतना है जिसमें कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेग होता है। परंतु मल्लिका चुपचाप उसकी ओर देखती रही। कालिदास वहां से हटकर आसन के निकट आ जाता है, ग्रंथ को उठा लेता है। परंतु ये कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब नहीं लिखा गया था। मल्लिका, तुम कह रहे थे कि तुम फिर अथ से आरंभ करना चाहते हो। कालिदास, मैंने कहा था मैं अथ से आरंभ करना चाहता हूँ, परंतु संभवतः इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था। परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि फिर अंदर से बच्चे के रोने के शब्द सुनाई देते हैं। मल्लिका ससाध्वस्त अंदर चली जाती है। कालिदास ग्रंथ को आसन पर रख देता है और जैसे अपने को उत्तर देता है। कालिदास, क्योंकि वे प्रतीक्षा नहीं करता। बिजली चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। कालिदास एक बार चारों ओर देखता है, फिर झरोखे के पास चला जाता है। वर्षा पड़ने लगती है। झरोखे के पास आकर ग्रंथ को एक बार फिर उठाकर देखता है और रख देता है। फिर एक दृष्टि अंदर की ओर डालकर ड्योढ़ी में चला जाता है। क्षण भर सोचता कि वहां रुक जाता, फिर बाहर से दोनों की बाड़ मिला देता। वर्षा और मेघ गर्जन का शब्द बढ़ जाता। कुछ क्षणों में अंतर मल्लिका बच्ची को वक्ष से सटाए हुए अंदर से आती है और कालिदास को ना देखकर दौड़ती सी झरोखे के पास जाती है। मल्लिका, कालिदास, उसी त्वरता से झरोखे के पास से आकर वे ड्योढ़ी के किवाड़ खोल देती है। कालिदास पैर बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, परंतु बच्ची को देखकर जैसे जकड़ जाती है। टूटी सी आकर आसन पर बैठ जाती है और बच्ची को और भी साथ सटाकर आवेश के साथ चूमने लगती है। बिजली बार बार चमकती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है और यहीं पर ये नाटक जो है वो ख़त्म हो जाता है। सच में ही बहुत, मतलब मेरे को तो बहुत मार्मिक सा ये लगा। सच में ही कालिदास और मल्लिका की जो स्टोरी थी अधूरी रह जाती। लास्ट में वो उससे मिलने के लिए भी आता है कि सब कुछ जो है वो पहले जैसा हो जाए, पर वैसा कुछ नहीं हो पाता है। तो एंडिंग बहुत, सच में ही बहुत ऐसी थी, है ना, मन बहुत दुखी हुआ। चलो खैर, बहुत अच्छा नाटक है ये आषाढ़ का एक दिन, है ना। तो आई होप आपको ये नाटक अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।